तो आइडियाज ऑफ द अर्ली पास्ट, अब ये क्या है? ठीक है, अब इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम अर्ली पास्ट को कैसे समझा करते थे। ठीक है, किस तरह के आइडियाज थे। तो हम पुरानास को लेते हैं। ठीक है, अब पुराण आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, एटलीस्ट सुना तो होगा ही सबने, सबने इंडियन ने पुराण के बारे में सुना होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे जो पुराण हैं उसमें उन्होंने हमारे पृथ्वी, यूनिवर्स और को कैसे समझा, हमारे ये संसार को कैसे समझा। तो पुराणास की बात करें तो पुराणास के हिसाब से जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये एग की शेप में है। ठीक है, ये एग की शेप में, ये ओवल शेप का एग होता है। ठीक है, तो इस शेप में पूरा ब्रह्मांड है, ये माना बड़ा सा ब्रह्मांड है। ठीक है, अब इस ब्रह्मांड में एक तरफ ऊपर सेलेस्टियल वर्ल्ड है, मतलब जहाँ पे आपके चांद तारे दिखते हैं, दूसरी तरफ ये बीच में ये अर्थ है। ठीक है, और नीचे ये आपका पताल है, नीदर वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स में 3 चीजें आ रही हैं, एक अर्थ आ रहा है, सेलेस्टियल वर्ल्ड आ रहा है और नीदरलैंड आ रहा है, मतलब नीदर वर्ल्ड आ रहा है, मतलब पताल लोक आ रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स में चीज आ गई। और इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ में 7 लैंड मास आते हैं जो कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज है। अब इसका क्या मतलब है अभी बता रही हूँ। और 7 लैंड मास है कंसेंट्रिक सर्कल्स में, और उसके साथ 7 ओशन भी हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है तो यहाँ समझते हैं। ठीक है, ये हमारा कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब ये एक के बाद एक लगातार जो सर्कल्स बने हुए हैं, इसी को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली कहाँ हमें समझने को और मिलती है अच्छे से, तो ये हमें ब्रह्म पुराण में मिलती है। तो ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि ये 7 ओशन और 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। तो हमें सबके बारे में इतना डिटेल से नहीं पढ़ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमें जाननी है, एक तो इनके नाम ध्यान रख लो। ठीक है, और सबसे बीच में कौन सा है वो याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली बने हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, तो ये है हमारा, ये हमारा जम्बू द्वीप। ठीक है, यहाँ पे आप जम्बू द्वीप देख रहे हैं, तो ये सबसे बीच में, तो सबसे बीच में यहाँ पे कौन कौन है, तो ये जम्बू द्वीप, ये पूरा जम्बू द्वीप है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसमें बिल्कुल बीच में से मेरू माउंटेन निकल रहा है। ठीक है, अब मेरू माउंटेन MERU, मेरू माउंटेन इस जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीच में से निकल रहा है। इवन कई रिसर्चर्स अभी रिसर्च भी कर रहे हैं कि क्या ये मेरू माउंटेन कैलाश पर्वत है आज का। तो कई रिसर्चर्स इसका इस मेरू माउंटेन को कैलाश पर्वत के साथ भी जोड़ते हैं, पर वो हमारा स्टडी का मटेरियल नहीं है, हमारा स्टडी से बाहर है, क्योंकि जब रिसर्च होगी कोई चीज़ आएगी तब हमें पता चलता है, पर अभी ये हमारी स्टडी से बाहर है। तो बस याद रहे इसलिए बताया मैंने। तो कहा जाता है कि बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल बीच में ये मेरू माउंटेन है। और अर्थ, और जो ये माउंटेन है, तो यहाँ पे कौन सा द्वीप है, तो जम्बू द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो इसके अलावा कॉन्टिनेंट है पलक्षा द्वीप। तो कहाँ है पलक्षा द्वीप, ये है हमारा पलक्षा द्वीप। इसके बाद शलमला द्वीप, कुशना द्वीप, कुसा द्वीप और क्रोंका द्वीप, शका द्वीप, पुष्कर द्वीप। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, जैसे कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हम जब जाते हैं ना, तो बीच में ओशन आता है। और ये ओशन किससे बने, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाद आता है साल्ट ओशन। ठीक है, साल्ट ओशन को ब्राइनी ओशन भी कहते हैं, मतलब साल्ट ओशन। जम्बू द्वीप के बाद साल्ट ओशन है, फिर पलक्षा द्वीप आता है, फिर सुगर स्केन जूस से बना ओशन आता है। ठीक है, इसके बाद सलमल द्वीप आ जाता है। सलमल द्वीप के बाद कौन सा ओशन आता है, तो वाइन का ओशन आ जाता है। और वाइन के ओशन से आगे चले तो द्वीप कौन सा आता है, तो कुसा द्वीप आता है।
कुसा द्वीप के बाद जो ओशन आता है तो वो घी से बना ओशन है, तो सीधे सीधे नाम देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि एक कॉन्टिनेंट आता है तो उसके साथ में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 7 ओशंस किससे बने? ब्राइनी ओशन मतलब साल्ट वाटर, स्वीट वाटर, मिल्क, शुगर केन जूस, वाइन, घी, कर्ड, इन 7 चीजों से ओशन बना, इन 7 तरह के ओशन इन चीजों से बने हुए हैं। और 7 कॉन्टिनेंट्स अगेन, जम्बू द्वीप, पलक्षा द्वीप, सलमल द्वीप, पूषा द्वीप, क्रोंका द्वीप, सका द्वीप, पुष्कर द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप बिल्कुल बीचों बीच है, सबसे बीच में जो है जम्बू द्वीप, और उसके जम्बू द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में से कौन सा माउंटेन निकल रहा है? तो माउंटेन मेरू। ठीक है, अब इस माउंटेन, ये जो जम्बू द्वीप है इसके बिल्कुल साउथ में है भारतवर्षा। ठीक है, इसके बिल्कुल साउथ में है भारतवर्षा। अब पुरानास का के टाइम के लोगों का मानना है कि जो भारतवर्ष है ना, इसका नाम पड़ा है किंग भारत से। ये महान किंग था भरत, जो कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। ठीक है, और जो भारतवर्षा है ये 9 खंड में बटा हुआ है। ठीक है, और पुराना से हमें ये भी पता चलता है कि इन लोगों को माउंटेन्स, रिवर, प्लेसेस की कितनी अच्छी खासी नॉलेज थी कि सबको कवर करते हैं, कि यहाँ पे ओशंस, कॉन्टिनेंट सबको कवर करते हुए चलते हैं। तो किस तरह से इन्हें ज्योग्राफिकल नॉलेज थी, इससे हमें ये पता चलता है। राइट, अब ये तो हमने समझ लिया अभी तक पुरानास ने क्या कहा। अब इंडिया से बाहर के लोग इंडिया को क्या कहते थे, अब वो भी समझ लेते हैं। तो आपको पता होगा इंडस नदी के बारे में और सिंधु नदी के बारे में। तो कहाँ बहती है? हमारे जम्मू कश्मीर से निकलते हुए आज पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडस रिवर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं मैप में दिखाऊं आपको तो बेसिकली ये यहाँ से ऐसा कोर्स पूरा करते करते यहाँ पे आके ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को हमें मिलती है। तो इसी इंडस नदी को, इंडस या सिंधु कुछ भी कह लो, बात एक ही है। इंग्लिश में हम इंडस कहते हैं, हिंदी में सिंधु कहते हैं। तो इसी इंडस से जो निकला है वो इंडिया वर्ड निकला है, और इस सिंधु से जो निकला है वो हिंदू वर्ड निकला है। राइट, और हम चाइना के लोग हमें क्या कहते थे? एंशिएंट चाइनीज सोर्सेस हमें शेंटू कह के बुलाते थे। ठीक है, इंडिया को वो शेंटू कहते थे। ग्रीक्स हमें इंडिया कहते थे क्योंकि वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, तो हमें इंडिया कहने लगे। और पार्शियन हमें क्या कहते थे? तो वो इसी नदी को सिंधु कहते थे, तो हमें हिंदू कहने लगे। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक एम्बेसडर है मेगास्थनीज साहब। ठीक है, तो मेगास्थनीज साहब जब इंडिया का नाम लेते हैं ना अपने टेक्स्ट में, अब ये मेगास्थनीज साहब कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहा करते थे, एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे। ठीक है, अब ये अपनी बुक लिखते हैं फेमस इंडिका, उसमें इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों को ये मेंशन करते हैं। ठीक है, तो जब ये इंडिया की बात करते हैं ना तो इंडिया से इनका मतलब पूरा सब कॉन्टिनेंट था। ठीक है, अब ये सब कॉन्टिनेंट क्या है? तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो मैप में, ये पूरा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, ये छूट गया, ये भी पूरा पार्ट है। ठीक है, ये भी पूरा पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट भी है। तो इसे हम श्रीलंका को जोड़ लेते हैं, आज के भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन एरियाज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये पूरा भाग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। ठीक है, वेल डिफाइंड इसका ज्योग्राफी है, मतलब आपको यहाँ पे हिमालयाज देखने को मिलेंगे जो इसको ऊपर के एरिया से अलग करते हैं। फिर आपको यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे जो इनको वेस्टर्न एरिया से अलग करते हैं। ठीक है, तो आपको वेल डिफाइंड रीजन्स है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हम पूरे एंशियंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लेते हैं, हम आज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनीज के बाद कई सदियां गुजर गई, तो हमें अरेबिक और पर्शियन टेक्स्ट मिलते हैं। अब वो क्या कहते हैं?
वो इंडिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हमने अपना हिंदुस्तान वर्ड नहीं निकाला, ये अरेबिक और पर्शियन टेक्स्ट हमें इस एरियाज को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान कहने लगे। ठीक है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदू कहा। ठीक है, तो ये बाहर के लोग इंडिया को क्या कह रहे हैं ये हमने समझा। अब आगे देखते हैं, आगे हम मेन फिजियोग्राफी देखते हैं। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मेन फिजियोग्राफी। तो हमें हिमालयाज देखने को मिलते हैं, इंडो गैंगेटिक एरियाज, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे हमारे वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, थार डेजर्ट, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया का रीजन जहाँ पे मालवा प्लेट्यू हम देखने को मिलता है, विंध्यन रेंज देखने को मिलता है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो कि कुछ इस तरफ है। ठीक है, जो हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है कुछ इस तरफ है। इसको ये रेंजेस नॉर्दर्न और साउथर्न इंडिया को अलग करता है। तो ये सेंट्रल इंडिया होता है, पेनिनसुलर इंडिया हमने देखा। और डेक्कन ट्रैप में हमें लावास देखने को मिलता है, जो हमें बताता है कि यहाँ पे कभी ना कभी वोल्केनो रहा होगा जो फटा और यहाँ पर ये प्लेट्यू बना है। इसके अलावा हमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एरिड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे बलूचिस्तान और नॉर्थन वेस्ट प्रोविंस में हमें एरिड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ने लगे। एक्चुअली हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, पर हम जब इंडिया के बारे में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे फिजियोग्राफिक जोन्स एक्चुअली है क्या। हमें थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी होनी चाहिए। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हिमालयाज यहाँ पर हैं तो हमें किस तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके क्लाइमेट पे असर डाल रहे हैं। और हम क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो क्लाइमेट या एनवायरनमेंट सीधा सीधा दो चीज़ों पर असर करता है। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक चीज़ों पर असर करता है। कैसे करता है? तो सोशल, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो ये डिफाइन करता है किसी भी एरिया का क्लाइमेट। ये डिफाइन करता है। और इकोनॉमिक चीज़ों को भी बताता है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, इंसान हमेशा से फॉरेस्ट क्लियर करता रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उगा सके। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट में जाकर बसने भी लगा है, कि जब हम हंटिंग गैदरिंग की बात करते तो फॉरेस्ट में रहा करते थे। ठीक है, तो किस तरह से वो इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ है, सोशली जुड़ा हुआ है, तो ये हमें चीज़ें बताती है। ठीक है, तो हमें बेसिक नॉलेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यहाँ के फिजियोग्राफिक जोन्स की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हिमालयाज है, ये नॉर्दर्न साइड से आने वाली आइसी विंड्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पे बैरियर का काम करता है, जो इन आइसी विंड्स को आने नहीं देता, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड नहीं हो पाती जैसे हमें कई एशियन कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो अगेन ये हिमालयस बैरियर की तरह काम करता है। अब बैरियर इन द सेंस कि ये यहाँ पे मानसून को ट्रैप कर लेता है और यहाँ पर अच्छी खासी हमें बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरह से वेस्टर्न घाट से भी हमें देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न घाट्स हमने यहाँ देखी। ठीक है, और ये मानसून कहाँ से आ रहा है? तो मानसून इधर से आया। तो ये हमारा मानसून इधर से आया, एक तरह से इसने बैरियर बना दिया, बारिश यहाँ वेस्टर्न घाट में हो गई। ठीक है, अब यहाँ से चलते चलते ये मानसून विंड्स यहाँ पे इस तरफ से बे ऑफ बंगाल से होते हुए इंडिया में आते हैं, तो यहाँ पे ये हिमालयाज इनको ट्रैप कर लेते हैं, इन बादलों को, और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड और नॉर्थन इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम थार डेजर्ट देखते हैं, कितना सूखा और रेगिस्तानी एरिया है। राइट, तो इस तरह की हमें नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। फिर इसके अलावा हम बहुत सारे पासेस देखते हैं। अब पासेस क्या होते हैं? तो एक्चुअली हमें माउंटेन्स क्रॉस करने के लिए ना पासेस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक मिनट, जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्रा बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा टूट गया, तो यहाँ पे निकलने की जगह बन गई, तो यहाँ पे हमें पासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो पासेस से हमें ये पता चलता है कि एंशियंट टाइम पे या मिडिवल टाइम पे भी अगर यहाँ पे इन्वेडर्स आ रहे थे तो इन्हीं पासेस के थ्रू ही आ रहे थे, उनका रूट क्या था ये सब हमें इनसे पता चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये है वेज ऑफ डिवाइडिंग द पास्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या समझ रहे हैं, अब इसमें हम ये समझ रहे हैं कि जो अर्ली हिस्टोरियंस थे, अर्ली हिस्टोरियंस, आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश रूल आया तब हमने, जैसे हम आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ना हमने ब्रिटिश टाइम पे शुरू किया। उससे पहले हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ा नहीं जाता था। हमारे यहाँ हिस्ट्री को समझने के लिए अलग मेथड थे। हम अगर कोई चीज़ ज़रूरी होती थी तभी उसको प्रिजर्व करके रखते थे, वरना उसको हटा दिया करते थे। ठीक है, या तो हिस्ट्री को ओरली भी आगे तक बढ़ाया करते थे, जनरेशन टू जनरेशन ओरली उसको पहुंचाया करते थे, ना कि उसको रिटर्न में अप्लाई किया करते थे। ठीक है, तो जो अर्ली हिस्टोरियंस होंगे, तो जब अर्ली हिस्टोरियंस, ज़्यादातर हमें अंग्रेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ इंडियंस होते हैं। तो जब ये अर्ली हिस्टोरियंस आते हैं ना, जब ये अर्ली हिस्टोरियंस आते हैं तो ये इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर देंगे हिंदू पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है, अब ये कहेंगे कि जो एंशियंट टाइम था ये हिंदू पीरियड था, एंशियंट टाइम हो गया हिंदू पीरियड, ये मुस्लिम पीरियड हो गया मिडिवल टाइम, और ब्रिटिश पीरियड हो गया ये मॉडर्न टाइम। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन ये अर्ली हिस्टोरियंस कर देंगे। अब इस पे बड़ा बवाल छिड़ेगा। अब क्यों बवाल छिड़ेगा? अब कुछ हिस्टोरियंस कहेंगे कि आप हिंदू को, एंशियंट इंडिया को अगर हिंदू पीरियड कह रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैन्स और बुद्धिज्म भी उस वक्त प्रिविलेंट थे, आप उन सबको हिंदू कैसे कह रहे हैं। इसके अलावा हम अगर मिडेवल टाइम को अगर मुस्लिम पीरियड कह रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मुगल्स थे वही एक बड़े इंडिया के बड़े हिस्से पर राज कर पाए थे, बाकी दिल्ली सल्तनत वगैरह इतने बड़े हिस्से पर राज नहीं कर पाए थे। ठीक है, हिंदू रूलर्स भी बहुत सारे थे उस वक्त, आप उनको कैसे इग्नोर कर रहे हो। और अगर इसके अलावा ये कहते हैं कि अगर रिलीजन के हिसाब से ही अगर हिस्ट्री को बांटना है, पास्ट को बांटना है, तो आप ब्रिटिश क्यों बोल रहे हो, इसको क्रिश्चियन पीरियड बोलो। ठीक है, तब इसके अगेंस्ट में एक न्यूट्रल क्लासिफिकेशन आएगी। अब ये कहेंगे, न्यूट्रल क्लासिफिकेशन वाले कहेंगे एंशियंट, अर्ली मिडाइवल, मिडाइवल और मॉडर्न पीरियड में हिस्ट्री को बांटो। ठीक है, तो आप कई जगह पे एंशियंट, मिडिवल या मॉडर्न पीरियड भी देखते हैं। फिर हम इसके अलावा देखते हैं कि इनको और भी तरह से कई बार कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जो हिस्टोरियंस अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से करते रहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एंशियंट जो हिस्ट्री है इसको प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में भी डिवाइड किया जाता है। अब दोनों का क्या मतलब है? दोनों का मतलब ये है कि प्री हिस्ट्री से हम उस टाइम पीरियड को समझते हैं जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उस पीरियड को हमने कह दिया प्री हिस्ट्री। अब जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, तो राइटिंग का जब इन्वेंशन हो गया तो हम उस पीरियड को कहेंगे हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आई? जब हम लिखना पढ़ना सीख गए तो हमने उस पीरियड को कहा हिस्ट्री। जब राइटिंग नहीं आती थी, लिखना वगैरह नहीं आता था, तो हम उस पीरियड को कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब इस तरह से क्लासिफाई करने में ना दिक्कत आ रही थी। अब क्या दिक्कत आ रही थी? सॉरी, दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे आप ब्राह्मणी इस इंस्क्रिप्शन को समझो, इसको डेसिफर किया गया था 4th सेंचुरी बीसी। मतलब ये पाया गया कि ये 4th सेंचुरी बीसी को बिलोंग करती है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट डेसिफर इंस्क्रिप्शन है, मतलब ब्राह्मी वो इंस्क्रिप्शन है जिसको हम डेसिफर कर चुके हैं, समझ चुके हैं, और ये 4th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करती थी। ठीक है, समझ लिया? तो जब ये 4th सेंचुरी बीसी को बिलोंग करती है और हमने जब ये इसको पढ़ा, तो ये इस पीरियड को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा हिस्ट्री है। अब यहाँ पे मैं ध्यान दिला दूं आपको कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है हम उसको पढ़ नहीं सके। ठीक है, इसलिए हम उसको अभी कंसिडर नहीं कर सकते। राइट, तो हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इसलिए अभी कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ये 4th सेंचुरी बीसी से बिलोंग करती थी तो हम इस टाइम पीरियड को कह सकते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री 4th सेंचुरी बीसी से शुरू होती है। पर यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही है कि जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ना, जो हमें मिला,
ये ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन एक्चुअली हमें डिटेल 6th century BC के राजाओं का दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या अब अपनी हिस्ट्री को हम खिसका के 6th century BC तक ले जाएं? अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है, क्या जब लिखना हुआ मिला, क्या राइटिंग तभी से आई थी? बिल्कुल भी नहीं, उसे बहुत साल पहले से लोग जानते होंगे, लिखना जान चुके होंगे, ये तो तब लिख गई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें इसमें आ गई। अब इसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं, इसके अलावा और कमियां देख सकते हैं, तो वो क्या देख सकते हैं कि आप हड़प्पा को कैसे भूल सकते हैं? जैसे मैंने बात की, हड़प्पा को कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? बेशक हमने डेसिफर नहीं किया, अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जान पाए इसको, पर भाषा तो थी। ठीक है, तो आप क्यों नहीं कह सकते कि हमारी हिस्ट्री वहां से शुरू हो रही है? अब इसके अलावा एक और इसमें कमी आ जाती है कि जैसे मैंने बात की, हम ट्रांसमिट कैसे करते थे नॉलेज को? तो हम ट्रांसमिट करते थे, ओरली ट्रांसमिट करते थे। ठीक है, तो ओरली ट्रांसमिट करते थे हम अपनी नॉलेज को। जैसे वेदास को हमने ओरली ट्रांसमिट किया। ठीक है, वेदास को एक जनरेशन तक दूसरे जनरेशन तक बस बोलकर बताया। ठीक है, तो आप उसको कैसे कंसिडर कर सकते कि वो, उसको कैसे इग्नोर कर सकते? वो भी तो एक तरीका ही है। एक्चुअली लिखकर हम करते क्या है, अपनी नॉलेज को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, जो पढ़ने वाला उसको समझ सके। अब ये चीज़ हम अगर ओरली भी कर रहे हैं, ठीक है, आज तक हम उसको जानते हैं, तो ये चीज़ें कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? राइट, तो इस तरह की कमियां हमें प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन में आती हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो क्या है? तो वो है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है, समझते हैं। अब जैसे कि मैंने बात की हड़प्पा की, अगेन हड़प्पा को ही लेते हैं। इनके बारे में हम कुछ खास नहीं जानते हैं। ठीक है, फाइंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। इनकी लैंग्वेज हमें नहीं पता है, ये क्या बोलते थे नहीं पता हमें। इनके बारे में ना कई जानकारियां हमें मेसोपोटामिया से मिलती हैं। ठीक है, और भी कुछ एरियाज हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, जहाँ से इजिप्ट से भी हमें मिलती हैं। तो मतलब कुछ एरियाज हैं विदेशों में जहाँ से हमें इन हड़प्पन्स के बारे में जाना। तो हमें बेसिकली हड़प्पा से हमें नहीं पता चला कि ये कैसे है, पर अदर सोर्सेज से हमें पता चल गया जहाँ पे राइटिंग लोग जानते थे। अब सीधा सीधा एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में ही आ जाएगा प्रोटो हिस्ट्री। ये एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, यहाँ के लोग अनपढ़ है, लिखना पढ़ना नहीं जानते। और एक ये बहुत डेवलप एरिया है, यहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। अब इन्होंने कोई इंस्क्रिप्शन लिखा, हम इसके बारे में अनजान है कि ये कौन लोग हैं, हम नहीं जानते इन्हें। इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर इसके बारे में जानकारी हमें ये देते हैं, ये डेवलप एरिया देता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, तो हम इनके बारे में, हमें ये खुद नहीं बताते, कोई दूसरा टेक्स्ट हमें इनके बारे में बताता है। तो इस चीज को हम बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। राइट, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोटो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हिस्टोरियंस जो हैं ये प्रोटो हिस्ट्री को ही अब फॉलो करते हैं। अब लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेज क्या होती है? जब हम किसी को बोल के कुछ समझाते हैं, ठीक है, हम वर्बली या सिंबल्स में कुछ बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स में, वो हमारी लैंग्वेज है। तो हम इस तरह से लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, तो हम कम्युनिकेशन ताकि ईजिली कर सके। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया है, एक्चुअली मैं, फ्रेंड्स सॉरी, मैं मैप लाना भूल गई, मैंने डाउनलोड किया था पर अब मुझे दिख नहीं रहा, शायद रह गया। ठीक है, तो आप प्लीज़ देख लेना इनकी लोकेशन। तो मोसोपोटामिया कहाँ पे है? ये एंशियंट इराक का एरिया है, जो आज का इराक है उससे काफ़ी बड़ा था ये मेसोपोटामिया। तो यहाँ पर जो की स्क्रिप्ट थी उसे हम कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, इसका इन्वेंशन 3400 BC में हुआ। राइट, फिर हेरोग्लिफ्स इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स 3100 BC में इन्वेंट हुई। और हड़प्पन सिविलाइजेशन
की जो स्क्रिप्ट है ये 2600 BC में इन्वेंट हुई, बल्कि रिसेंट स्टडीज बताती हैं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना, वो पीछे जा सकती है, 4th मिलेनियम BC तक जा सकती है। पर जब हो जाएगी तब हम इसको अपडेट कर लेंगे, फिलहाल के लिए यही है। ठीक है, तो ये याद रखना, इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स 3100 BC, कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया 3400 BC। अब ये जो कुनिफॉर्म है, इजिप्टियंस है, ये पत्थरों वगैरह पे लिखा करते थे, पेड़ों की छाल पर लिखा करते थे। तो इस तरह की इनकी हमें इंस्क्रिप्शंस राइटिंग्स मिली हैं जो अभी तक काफ़ी अच्छी हालत में। और वहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइटिंग की बात करें तो इसकी स्क्रिप्ट हमें ज़्यादातर सीलिंग्स वगैरह पे, सिक्के वगैरह पे, मोहरे पे देखने की मिली हैं, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए अभी तक ये डेसिफर नहीं हुई है। राइट, आगे चलते हैं। चेंजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो अर्ली इंडियन हिस्ट्री मतलब हमारी एंशियंट हिस्ट्री को किस तरह से देखा गया, तो किस तरह से इंटरप्रिटेशन हुए और किस तरह से बदलते भी रहे, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये लोग कौन थे? तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे लोग थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इनका मन था कि अब ये इंडिया का रूल अभी अभी, मतलब ब्रिटिशर्स ने अभी अभी इंडिया पे रूल करना शुरू किया था, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें इंडिया पर रूल करना है, तो इसलिए हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ की हिस्ट्री को पता करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर शुरुआत भी हुई 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1784 में, और इसने काफ़ी कुछ किया। एक्चुअली बहुत सारे टेक्स्ट को इसने ट्रांसलेट भी किया, और उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि इसने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को पढ़ना सीख लिया, डेसिफर कर लिया। राइट, तो इस तरह के कई सारे काम किए। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, कोइंस वगैरह को ढूंढा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकाले, बहुत सारी राइटिंग्स, यहाँ के एंशिएंट टेक्स्ट को इन्होंने ट्रांसलेट करके पढ़ना लिखना शुरू किया, और यहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें लाकर दी। ठीक है, अब इसी के तहत हम देखते हैं 1871 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बनता है, जो कि अगेन खुदाई कर करके चीज़ों को और निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री को लेकर ग्रोथ आगे बढ़ जाती है। अब इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट ने इतने सारे काम तो किए, पर इनमें कमियां बहुत थी। तो कमियां किस तरह की थी? तो ये लोग जिस तरह की फाइंडिंग्स करते थे ना, तो इस तरह ये करते थे कि रेशियली खुद को सुपीरियर बताए और इंडियंस को काफ़ी इन्फीरियर बताए। ठीक है, तो इस तरह की ये फाइंडिंग्स क्या करते थे, मतलब बताया करते थे कि जैसे आर्यंस की थ्योरी को ये लेकर आए थे कि आर्यंस आए, इन्होंने इंडियंस को के साथ इन्होंने वॉर की और ये आर्यंस जीत गए, और ये जितने भी यहाँ पे इंडियंस है ये सारे के सारे आर्यन के डिसेंडेंट हैं। तो किस तरह से ये चीज़ें ये करने लगे। और इसके अलावा ये इंडिया के ट्रेडिशंस को बहुत अच्छा भी नहीं मानते थे, इसको एक तरह से बैकवर्ड दिखाने की कोशिश करते थे। जैसे कि यहाँ पे कोई कुरीति मिली, जैसे सती प्रथा, तो उसको बहुत एग्जेजरेट करते थे। ठीक है, कास्ट सिस्टम वगैरह इनको समझ में आती थी नहीं। ठीक है, तो वो इनकी समझ से बाहर रहती थी। तो इस तरह से ये चीज़ों को बस गलत नज़रिए से दिखाने की कोशिश किया करते थे। राइट, तो इन्हीं से खुन्नस निकालने के लिए आएंगे हमारे नेशनलिस्ट। ठीक है, इनको गुस्सा भरा भरा हुआ था। इन नेशनलिस्ट को 19th और 20th सेंचुरी में आएंगे, और इनको गुस्सा भरा हुआ था किसके अगेंस्ट में? इन ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट के अगेंस्ट में। राइट, तब ये क्या करेंगे? ये गोल्डन एज ढूंढने निकलेंगे। कब? एंशियंट इंडिया में। हमने अभी बताया था ना, ये क्लासिफिकेशन लेके आए थे कि ये क्लासिफिकेशन के आए थे एंशियंट मतलब हिंदू, जो कि एंशियंट टाइम से जुड़ा हुआ था, और मुस्लिम पीरियड जो कि मिडिवल टाइम से जुड़ा हुआ था, और ये ब्रिटिश पीरियड। तो ये गोल्डन एज ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहाँ? तो ये ढूंढने की कोशिश करेंगे ये हिंदू पीरियड में।
तो इन्हें हिंदू पीरियड में गोल्डन एज कहाँ मिलेगा, तो वेदास का टाइम मिल जाएगा, गुप्तास का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, तो मौर्यास का टाइम मिल जाएगा। तो ये इस टाइम पीरियड में अपना गोल्डन एज ढूंढेंगे कि ये जो एजेस थे बहुत अच्छे थे, यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता था। और जब ये मुस्लिम रूलर्स आए, तो ये इसे एक ट्रेजेडी की तरह देखना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की ये चीजें करने लगी, ठीक है। तो इस तरह की इनमें कमियां दिखने को मिली कि ये अब चीजों को पोलराइज करने लगे, कम्युनल टिंज लेकर आने लगे हैं। जो ओरिएंटलिस्ट जिसको ला रहे थे, अब ये नेशनलिस्ट इसको और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में एक और आवाज उठती है मार्क्सिस्ट की। अब ये कहेंगे कि तुम लोग पागल हो क्या, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात करो, क्या तुम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी देखो, इकोनॉमी देखो, ठीक है। तो इस तरह की ये सोच लेकर आएंगे और इन पे बात करना शुरू करेंगे कि सोसाइटी कैसी थी, उस टाइप का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरह का प्रोडक्शन होता था, तो उस टाइप की चीजें ये करेंगे। अब मार्क्सिस्ट में कमियां क्या थी कि ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वगैरह कुछ ठीक से नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो ओरिएंटलिस्ट और नेशनलिस्ट ने पहले खोज रखा था, तो भी उनमें कमियां निकालने में लगे हुए थे। तो अब इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर इन्होंने अपनी बुक में कोई रिसर्च में अगर कोई गलती की होगी, तो ये मार्क्सिस्ट में पूरी तरह से गलत होंगे, ठीक है। तो इस तरह की ये मार्क्सिस्ट अप्रोच में कमियां हमें देखने को मिली कि ये कुछ फाइंडिंग वगैरह नहीं कर रहे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, बल्कि जो पहले ही हो चुके हैं उसको इंटरप्रेट करे जा रहे हैं, राइट। अब इसके अलावा हमें रिसेंट हिस्टोग्राफी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी तरह से अभी काम कर रही है। हमें एनवायरमेंटल स्टडीज मिलती है, जो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बात करती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है कि जब बस हिस्ट्री का मतलब बस पॉलिटिकल किंग्स वगैरह नहीं होता है, आम पब्लिक भी हिस्ट्री में आती है या फिर स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी अब देखी जाती हैं, ठीक है। तो रिसेंट हिस्ट्रियोग्राफी हम देखते हैं और आगे हम इससे आगे हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। गुड नाइट, जय हिंद।